नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज का जो पेपर है हमारा वो होगा सूचना तकनीकी एवं संप्रेषण यानी कंप्यूटर का जो पेपर है वो 10वें नंबर का पेपर है। और आप सभी के लिए इसकी जो 4 यूनिट हैं वो मैं आपको कंप्लीट नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और पहली यूनिट है इसकी शैक्षिक तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं लर्निंग। 4 नंबर की यूनिट है पहले वाली। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों, अंतिम बात। और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं शैक्षिक तकनीकी। इसमें तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों का प्रयोग करने योग्य बनाते हैं एवं उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। इसमें तकनीकी के माध्यम से प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है, जैसे व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, कहानी पद्धति, प्रायोजना विधि और त्रिपर पद्धति। आप सभी को दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइप करना है और अपन के टॉप रैंक में पहुंचाना है। आप सभी से मेरी गुजारिश है इतनी सी, और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, हाइप ज़रूर करें। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार देखेंगे। कठोर शिल्प उपागम 3 प्रकार की होती है। दूसरी है कोमल शिल्प उपागम और तीसरे नंबर की है प्रणाली उपागम। कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर, जबकि कठोर शिल्प उपागम में अधिगम विधि और तकनीकी का निर्माण आता है। प्रणाली उपागम के अंतर्गत यह दोनों उपागमों को जोड़ती है, कठोर और शिल्प दोनों को ध्यान रखना, कठोर और कोमल। ध्यान रखें भैया, ये कोमल प्रणाली है। देखो ये वाली हमारी कोमल प्रणाली है। कौन सी है? कोमल प्रणाली। कर लेगा इसको आप, ठीक है। और प्रणाली उपागम दोनों को जोड़ता है। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का सम्मिलित रूप मिलता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से गुजरकर वांछित व्यवहारगत परिवर्तन ला देते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को देखेंगे। इसमें बालक के शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों की समृद्धि व विकास को सम्मिलित किया जा सकता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाता है, वो कहलाता है मूल्यांकन। अगला टॉपिक है सीसीई का आईसीटी में क्या उपयोग है, शैक्षिक तकनीकी में क्या उपयोग है। पहला उपयोग है विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं आकलन कर सकते हैं। परीक्षा का तनाव कम हो जाता है। समय और कागजी कार्यक्रम बन जाते हैं, समय की बचत होती है। बालक कमज़ोर क्षेत्रों का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण करता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह आईसीटी का उपयोग है हमारा सीसीई के अंदर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह कंप्यूटर के द्वारा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु या समाधानों के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात जब शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे CAL के माध्यम से शिक्षण, व्याख्या व परीक्षण संबंधी कार्य किया जाता है। अब कंप्यूटर सहायक अधिगम के उपयोग क्या है कि विद्यार्थी के अधिगम में सहायक होता है, दबाव कम रहता है, जानकारी में वृद्धि होती है, विद्यार्थी स्वयं अधिगम करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ज्ञान स्थायी और रुचिपूर्वक होता है। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग देखेंगे। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाती है, उससे ई लर्निंग कहते हैं। जैसे ई बुक, ई लाइब्रेरी, ई रिपोर्ट। अवयव क्या होते हैं अब साथियों ई लर्निंग के अवयव? श्रोता के स्तर को ध्यान में रखना, विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना, पेज डिजाइन पर ध्यान देना, सीखने वाले को व्यस्त रखा जाए और विषय वस्तु उपयोगी हो। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। शिक्षण विद्या के निर्देशन में जब कंप्यूटर सहायक होता है उसे CAI कहते हैं। यह एक स्वतः अधिगम तकनीकी है। CAI में पाठ, टेक्स्ट, आंकिक ध्वनि तथा वीडियो की अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु शामिल किया जाता है। वहाँ कंप्यूटर एक अनुदेशन की सहायता करता है। यूनिट नंबर 2 की हम बात करते हैं साथियों, देखेंगे यूनिट नंबर 2। ये 5 नंबर की है। विभिन्न संप्रेषण तकनीकियों का शिक्षा में क्या उपयोग है, ये हमारी यूनिट नंबर 2 है। सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या है।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द, संकेत, हाव भाव या व्यवहार के द्वारा अपने विचार, तथ्य, सूचना और प्रभावों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है और इस शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। सरल भाषा में संप्रेषण का अर्थ है सूचनाओं तथा विचारों का सामान्य रूप से आदान प्रदान करना। संप्रेषण दो प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। अब बात करते हैं शाब्दिक संप्रेषण की। जब कोई संप्रेषण केवल शब्दों के माध्यम से होता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, मौखिक शाब्दिक संप्रेषण और लिखित शाब्दिक संप्रेषण। दूसरा प्रकार है अशाब्दिक संप्रेषण। ऐसे संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल संदेशवाणी, संकेत, चक्षु, मुखमुद्रा, स्पर्श संकेत आदि के द्वारा संप्रेषण किया जाता है और साथ में यह ध्यान रखा जाता है कि संदेश ग्रहण करने वाला संकेतों को आसानी से समझ जाना चाहिए, वो कहलाता है अशाब्दिक संप्रेषण। यह साथियों तीन प्रकार से होता है, मौखिक अशाब्दिक संप्रेषण, चक्षु संपर्क या मुख मुद्राओं द्वारा संप्रेषण और तीसरा है स्पर्श संप्रेषण। संप्रेषण के तत्वों की अगर हम बात करते हैं, पहला है स्रोत या कोई संप्रेषण जिसमें संप्रेषण को प्रदान करने वाला यानी सेंडर जिसको हम बोलते हैं, जो संदेशों को भेजता है। दूसरा तत्व है संदेशवाहक यानी मीडियम, हम किसके माध्यम से भेज रहे हैं संदेश को। और तीसरा है संदेश को प्राप्त करने वाला यानी संप्रेषण प्राप्त करता है, रिसीवर के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर हम बात करते हैं इसके उपयोग की। अगर हम बात करें तो देखेंगे निदानात्मक शिक्षण करवाना, पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध करवाना, आधारभूत ज्ञान सिखाना, पुनर्वलोकन की क्षमता विकसित करना, पुनर्बलन प्रदान करना और शिक्षण में उन्नयन का आकलन करना। वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या होता है? इसमें शिक्षक, प्रशिक्षक और शिक्षार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हैं, वो कहलाते हैं वर्चुअल कक्षा कक्ष। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? यह एक बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक एक खोजकर्ता होता है, वह खुद ही खोज करता है, निरीक्षण और प्रयोग भी करता है और उसके बाद सीखता है। अगला टॉपिक है CPAL, सेल फोन एडेड लर्निंग। यह अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर के द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 22 जून 2011 में शुरू किया गया था। इसमें विषय संबंधी सामग्री और ऑडियो पाठ जो है वो हमारे www.ctor.in पर उपलब्ध है। अब मैं आपको कुछ फुल फॉर्म बता रहा हूँ साथियों, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिपोर्टर। LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। MEN की फुल फॉर्म है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। BAN की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। B2B इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कस्टमर। CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन और ISP इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। समझ में आ गया? ये फुल फॉर्म में आपको बताइए। अब बात करते हैं हम समावेशी शिक्षा की। समाज में विभिन्न रूपों से सक्षम बच्चों को विद्यालयों में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अगर हम सामान्य बच्चों के साथ बैठा दिया जाए तो क्या कहलाती है? वो समावेशी शिक्षा। अगला टॉपिक है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। यह एक वृत्त आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह कंप्यूटर के डेस्कटॉप को
इस बोर्ड की सतह पर प्रक्षेपित करता है जब उपयोगकर्ता एक पेन या उंगली या फिर अन्य किसी साधन के द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। यह बोर्ड किसी दीवार पर या किसी स्टैंड के सहारे लगा दिया जाता है। टेप रिकॉर्डर और सीडी प्लेयर की शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है? भाषा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण सुधारने में उपयोगी है। शिक्षा में शिक्षकों को प्रभावी पृष्ठपोषण प्रदान करने में उपयोगी है। संगीत शिक्षण में विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ और रागों की शिक्षण में उपयोगी है। शैक्षिक प्रसारण एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके पुनः सुनाने में सहायता करता है और सुधार करने में भी उपयोगी है। अगला है सहायक तकनीकी क्या होती है? यह तकनीकी नियोक्ता वाले बालक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु काम में ली जाती है। यह अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता में अभिवृद्धि करने में काम में ली जाती है। अनुदेशन तकनीकी क्या होती है? यह तकनीकी शिक्षक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाकर उसे विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए योजना बनाने में मदद करती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुदेशन तकनीकी उपकरणों में सामग्री के प्रयोग के द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का मार्ग है। सूक्ष्म शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, नंबर 1, नियमित परिस्थितियों में विद्यार्थी शिक्षकों को नवीन शिक्षण कौशलों को सिखाने व आत्मसातीकरण के योग्य बनाना। शिक्षण कौशलों में विद्यार्थी शिक्षकों को विशेषता प्रदान करना। विद्यार्थी शिक्षकों का शिक्षण में आत्मविश्वास जगाना। कृत्रिम शिक्षण व अनुरूपित शिक्षण क्या है? विद्यार्थी शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में जाने से पहले ही साथी विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है, जिसे अनुरूपित शिक्षण कहते हैं। अनुरूपित शिक्षण विद्यार्थियों को वास्तविक कक्षा शिक्षण की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायता करता है। आर्विन 1964 के अनुसार कृत्रिम शिक्षण वास्तव में परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना है। कृत्रिम परिस्थितियों में छात्रों में विशिष्ट व्यवहार को विकसित करता है, जिसमें विद्यार्थी शिक्षक अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करता है, जैसे छात्र और पर्यवेक्षक आदि। DR क्रक्सैक के अनुसार कृत्रिम शिक्षण ऐसी वास्तविक परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से निर्माण करता है जिसमें भाग लेने वाले को अपने वर्तमान अथवा भविष्य के कार्यों से संबंधित समस्याओं के समाधान के अनुभव प्राप्त हो सके। कृत्रिम शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षकों को भी छात्रों की भूमिका निर्वहन करने का अवसर मिलता है, जो कि उन्हें छात्रों की परिस्थितियों को समझने का अवसर देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक सरलतम शिक्षण अभ्यास विधि है जिसको विद्यार्थी शिक्षक छोटे काल के लिए एक कौशल का अभ्यास करने हेतु अपनी पृष्ठभूमि का पृष्ठपोषण करते हैं। पृष्ठपोषण स्वयं रिकॉर्डिंग से अथवा कक्षा में उपस्थित साथियों अथवा अध्यापक से प्राप्त किया जाता है तथा उत्तरोत्तर प्रगति हेतु गलतियों का निवारण करके पुनः प्रस्तुति भी दी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र को देखिए आप लोग, इसके 6 स्टेप है साथियों। सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले पाठ योजना तैयार करेंगे, उसके बाद हम शिक्षण सत्र लगाएंगे। कक्षा 5 से लेकर के 10 विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, 5 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम फीडबैक लेंगे, फिर फीडबैक में क्या रिजल्ट निकलता है उसके बाद फिर पुनः पाठ योजना बनाएंगे, पुनः फिर पढ़ाएंगे और उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे, पुनः फीडबैक लेंगे। तो ये हमारे 6 चरण हैं साथियों माइक्रो टीचिंग के। माइक्रो टीचिंग की विशेषता देखेंगे आप लोग। अब इसमें समय की बचत होती है, शिक्षण की जटिलता कम होती है, शिक्षक शिक्षा में एक प्रयोग करता है, यह एक विद्यार्थी को शिक्षण कौशल की प्रशिक्षण तकनीकी है, एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास होता है, पाठ योजना की समय अवधि 5 से 10 मिनट की रखी जाती है, एक ही संप्रत्य की विषय वस्तु को सीमित करता है और तुरंत फीडबैक भी संभव है। इम्पोर्टेंट है एडगर डेल का अनुभव शंकु, ध्यान से पढ़ें इसको। सन 1960 में एडगर डेल ने बताया कि विद्यार्थी सीखी गई विषय वस्तु को तब
अधिक देर तक याद करके रखता है जब वह कोई कार्य करता है। इसके शोध कार्य के फलस्वरूप अनुभव शंकु का निर्माण किया गया है। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इससे प्रत्यक्ष अनुभव के लिए प्रायोजना विधि, भ्रमण विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इन अनुभवों में बहु इंद्रियों की क्रियाशीलता शामिल होती है। ये अनुभव सार्थक भी होते हैं तथा इनसे पाठ्य वस्तु का शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त होता है। अनुभव शंकु के प्राप्ति के प्रमुख स्रोत 4 हैं: पढ़ करके, सुन करके, देख करके और स्वयं कार्य करके अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षण कार्य में संप्रेषण को प्रभावी बनाने वाले कारक कौन कौन से देखेंगे आप लोग। रेडियो, टेलीविज़न, डिस्प्ले बोर्ड, दूरदर्शन, स्वयंपट, लपेट फलक, फ्लालेन बोर्ड, क्लिप बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, मोबाइल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमरा और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये हमारे शिक्षण कार्य के संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं। एडी मॉडल क्या है साथियों? एडी मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडी मॉडल जो है, एडी विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के एक नवीनतम मॉडल है। यह मॉडल अपने प्रयोक्ताओं के लिए प्रभावी शिक्षण पाठ्यक्रम और सामग्री बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रौद्योगिकी में इन मॉडलों की आवश्यकता अन्य की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, एडी मॉडल में सबसे पहले विश्लेषण करेंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, फिर उसका विकास करेंगे, फिर कार्यान्वयन करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन, पुनः फिर विश्लेषण, ये चक्र चलता रहता है। अब बात करते हैं हम टीम टीचिंग की। दल शिक्षण क्या है? दल शिक्षण एक व्यवस्था है जिसमें समूह के शिक्षण अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं। इन्हें कार्य चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक शिक्षक अपने कौशल, व्यक्तित्व, अनुभवों तथा विशेष योग्यता का प्रयोग कराने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत विद्यालयी सुविधाओं का भी अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास भी किया जाता है। दल शिक्षण व्यवस्था का वह रूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा छात्रों की आवश्यकताओं को विशेष अनुसार शिक्षण अधिगम संपन्न करते हैं तथा वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। अतः दल शिक्षण परंपरागत शिक्षण के स्थान पर एक ऐसा नवाचार है जिसमें शिक्षण के सुधार लाने और गुणवत्ता की वृद्धि करने के लिए एक ही कक्षा में कई शिक्षक मिलकर के शिक्षण कार्य करते हैं। दल शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे आप लोग। शिक्षकों की उपलब्ध संख्या में से विशेषज्ञों का उपयोग करना, एक से अधिक व्यक्तियों के कौशलों का सदुपयोग करना, दल में परस्पर धनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, शिक्षण व मूल्यांकन में सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित भावना का विकास करना, किसी व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा विद्यार्थी शिक्षक को गलत शिक्षण की संभावना को कम करना, विद्यार्थी व शिक्षकों के समूह में अध्ययन करना, अध्यापन की आदतें विकसित करना। दल शिक्षण का सिद्धांत क्या है? कक्षा के अनुसार एवं संरचना का सिद्धांत, निर्देशन के स्तर का सिद्धांत, शिक्षकों को उनके दायित्व को प्रदान करने का सिद्धांत, अधिगम वातावरण का सिद्धांत, समय तत्व का सिद्धांत और पर्यवेक्षक का सिद्धांत, ये हमारे दल शिक्षक के क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन देखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अभिक्रमित शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध या योजनाबद्ध। इसमें क्रमबद्ध तरीके से विषय वस्तु को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसकी संरचना में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है जिससे विद्यार्थी स्व अध्ययन से सीखता है तथा अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। फ्रेड स्टीफन के अनुसार देखेंगे आप लोग, ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम या इस प्रक्रिया को अभिक्रमित अधिगम कहते हैं। सुसन मार्कल के अनुसार यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। जेम्स ई एस्पीच के अनुसार तथा विर्ल के अनुसार क्या कहा है? अभिक्रमित अनुदेशनों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार देखेंगे आप लोग। साथियों ये सब हमारे टीचिंग मेथड के अंदर है, रीटमेंस में भी। ठीक है, साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं इसको। 3 प्रकार के होते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय, शाखीय और अवरोह।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अभिक्रमित अनुदेशन को पढ़ के जाना है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से 101% पूछा जाता है, थर्ड ग्रेड में भी पूछा जाता है, रीट पात्रता में भी पूछा जाता है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रतिपादक हैं हमारे BF स्किनर साहब। और यह अनुदेशन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। कई बार पूछा गया है कि भाई रेखीय अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर काम करता है। ये हमारे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, जो किसने दिया था, चूहे पर जो प्रयोग किया था ना BF स्किनर ने, उस पर आधारित है ये। यहाँ प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को सोचकर उत्तर देना होता है। विद्यार्थी अगले पद पर जाने से पहले प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होता है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, एक प्रश्न देंगे, ठीक है। यदि विद्यार्थी सही उत्तर देता है तो हम अगले स्टेप पर पहुँचेंगे, है ना, ध्यान रखना आप लोग, अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। अगर नहीं देता है तो फिर पुनः हम उसी प्रश्न को दोबारा पूछेंगे। इस तरीके से स्टेप चलते रहते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रतिपादक कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर, याद रखते जाना। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रशिक्षण की समस्याओं पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रशिक्षण की समस्याओं पर। ये दो तकनीकी होती हैं, एक तो होती है आगे की ओर, और देखो आगे की ओर क्या होगा, अगर कोई विद्यार्थी सही उत्तर देता है, ठीक है, तो दूसरे प्रश्न पर पहुंच जाएगा, है ना। अगर गलत उत्तर देगा तो पुनः उसी प्रश्न को दोबारा पूछेंगे। समझ में आ गई, इस तरीके से स्टेप चलते रहेंगे। ये तो होती है आगे की ओर। अगर पीछे की ओर विधि पूछा जाए, अगर कोई विद्यार्थी ने सही उत्तर दे दिया, ठीक है, तो वो दूसरे प्रश्न पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो फिर क्या होगा, उससे पहला ही प्रश्न दोबारा पूछा जाएगा। ये इसमें उल्टा चलता है। तीसरे नंबर का है हमारा अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें विद्यार्थी शिक्षक को जटिल व्यवहारों के विधान में सहायता मिलती है और वह शिक्षा सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन विशेष रूप से उन शिक्षण कौशलों में अधिक उपयोगी है जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिक्षण कौशलों का स्थानांतरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। कक्षा संप्रेषण की आवश्यकता क्यों हुई, न्यूनतम समय में अधिक खर्च होता है, इसलिए मनोबल में वृद्धि के लिए, समन्वय स्थापना के लिए, शिक्षण अधिगम के लिए, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए और विद्यालय प्रबंधन की सुव्यवस्थित कार्य निधि के लिए। यूनिट नंबर हमारी 3 आती है, वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग। यूनिट हमारी 7 नंबर की है, तीसरी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत डाटा यानी अशुद्ध डाटा को देते हैं और उसको नियंत्रण करके उससे हम अर्थपूर्ण सूचनाओं को परिवर्तित कर देते हैं, सही डाटा में परिवर्तित कर देते हैं। अंग्रेजी में कम्प्यूट शब्द से कंप्यूटर का विकास हुआ है और कम्प्यूट का अर्थ होता है गणना करने वाला, किंतु आज इसका कार्य गणना ही नहीं वरन सूचना देना और प्रोसेसिंग करना भी होता है। और कंप्यूटर के जनक कौन है साथियों, चार्ल्स बेबेज हैं, याद रख लेना। डाटा किसे कहते हैं, इसका अर्थ होता है कुछ मात्रा, अंक या सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। चित्र, वीडियो, ऑडियो, फोटो, कागजात आदि को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर हमारे द्वारा किए गए आंकड़ों को लेकर उन आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें कार्य अनुसार परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। GUI क्या होता है, GUI की विशेषता, सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। इसकी विशेषताएं देखो, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती। GUI आधारित ऑपरेटिंग GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस अथवा कीबोर्ड किसी भी तत्व से चुन करके कमांड दिया जाता है। GUI से समय और शक्ति की बचत होती है। GUI की सहायता से स्क्रीन पर एक साथ कई ओवरलैंड विंडोज प्रदर्शित कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रारंभ की प्रक्रिया क्या होती है, देखो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर पावर केबल सही स्थान पर लगी है नहीं, उसमें लाइट आ रही है नहीं। अपने CPU में पावर ऑन स्विच को दबाएंगे। जब तक कंप्यूटर बूट हो तब तक प्रतीक्षा करेंगे। बूट होने के बाद में कंप्यूटर पर डेस्कटॉप की स्क्रीन आएगी और ये प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। कंप्यूटर के प्रारंभ होने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। इन दोनों का ज्ञान जरूरी है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं? यानी कि कंप्यूटर के वे भौतिक उपकरण या मूर्त भाग जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं और ये निर्देश हमारे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और इन निर्देशों के समूह को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। ऑटो करेक्ट क्या होता है साथियों? देखो, ऑटो करेक्ट क्या होता है? वर्क के अंतर्गत कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिनके द्वारा टाइप करने के दौरान अशुद्धियाँ स्वतः सही हो जाती हैं, और इसके लिए हम निम्न चरण की पालना करनी होती है। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के क्विक फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग ब्लैंक विकल्प का चयन करेंगे तथा उसमें उपस्थित विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प में से चाहे जाए विकल्प पर क्लिक कर देंगे। इसमें वर्ल्ड 2010 ऑटो टेक्स्ट की प्रविष्टियों को हम दर्जा देंगे। हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर और फुटर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठों के सबसे ऊपर और अंत में लिखे जाने वाला वाक्य, दिनांक जिसमें समय या तो वाक्य होगा, कोई दिनांक आएगी, समय या कोई फॉर्मूला होगा, ये प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा होता है। ऊपर का हेडर होता है, नीचे का फुटर होता है। कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना अर्थात कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से स्टार्ट करता है। MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य काम होता है दस्तावेजों को संचालित करना, जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के बड़े बड़े कार्य जो होते हैं वो सुविधाजनक MS वर्ड में किए जाते हैं। अंडू और रीडू क्या होता है? अंडू और रीडू, इसके द्वारा हम अपने द्वारा किए गए अंतिम परिवर्तनों को पहले की तरह वापस लाते हैं, है ना। इस हेतु हम टाइटल बार पर प्रदर्शित करेंगे तो अंडू का बटन ये होता है साथियों, है ना। अंडू का बटन ये वाला होता है, उल्टा, है ना। इस बटन पर निशान करके एक बार क्लिक करेंगे अथवा कीबोर्ड की सहायता से हम Ctrl+Z दबा देंगे, ठीक है। ये हो जाता है हमारा रीडू। और अंडू के द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों को रीडू के द्वारा वापस लाया जा सकता है। और इसके लिए हम टाइटल बार पर इस वाले चिन्ह पर क्लिक करेंगे, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये इसके निशान पर एक बार क्लिक करेंगे और कीबोर्ड की सहायता से, या फिर हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं Ctrl+Y, ठीक है। इससे हमारा अंडू हो जाता है। सेव और सेव एज में क्या अंतर? देखो आप, इसके द्वारा हम किसी नए अगर डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सेव। अगर हम पहले से कोई सुरक्षित दस्तावेज है और उसमें कोई एडिटिंग करी है ना, और उसको फिर हम सेव कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। यानी सेव एज, पहले वाला जो डाटा है उसको पुनः सुरक्षित करना, सेव एज कहलाएगा। हाइपरलिंक क्या होता है? दो या दो से अधिक दस्तावेज अथवा एक ही दस्तावेज के पृष्ठों के मध्य में संबंध स्थापित करने हेतु हाइपरलिंक विकल्प का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक के चरण क्या होते हैं? बहुत अच्छा है ये भी। हाइपरलिंक निर्माण हेतु सबसे पहले हम उस शब्द अथवा अक्षर का चयन करेंगे जिसको हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, हाइपरलिंक विकल्प को चयन करेंगे तो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस फाइल का हम चयन करेंगे जिसको हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं। उसके बाद हम ओके दबा देंगे। हमारे द्वारा जो चयनित शब्द है अथवा अक्षर दस्तावेज पर हाइपरलिंक के रूप में दिखेगा, जिस पर हम कंट्रोल की प्लस कर देंगे, कंट्रोल को दबा करके कर देंगे तो हमारा संबंधित दस्तावेज खुल जाएगा। MS एक्सेल किस तरीके से हम चलाएंगे, इसको कैसे हम प्रारंभ करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ना, हमारी जो मार्कशीट वगैरह बनती है उसको सबसे पहले हम कार्य पट्टिका टास्क बार के स्टार्ट बटन पर माउस सूचक यानी माउस पॉइंटर को ले जा करके क्लिक करेंगे। सबसे पहले टास्क बार पर जाएंगे, उसके बाद एक पॉपअप मेनू खुल जाएगा। इसमें प्रोग्राम ऑल पर विकल्प पर जाएंगे और फिर चयन करेंगे MS ऑफिस, ठीक है। उसके बाद हम MS ऑफिस विकल्प चयन करने के पश्चात मेनू में जहाँ पर एक्सेल विकल्प दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर बाएं माउस बटन से क्लिक करके हमारा कंप्यूटर का एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। सब जानते हो आप लोग कंप्यूटर चलाना। अब MS एक्सेल में फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन
वे होते हैं जो किसी एक कार्य को करके परिणाम दर्शाते हैं। फंक्शन में हम कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं, कुछ तर्क देते हैं जिन पर फंक्शन द्वारा कार्य किया जाता है या परिणाम दर्शाते हैं। इनको देने के लिए इंसर्ट टैब में से फंक्शन पर क्लिक करते हैं। एक्सेल में काम आने वाले प्रमुख फंक्शन है जैसे मैक्स, मिन, सम, एवरेज या काउंट। ये सब क्या है? फंक्शन है। अब कंप्यूटर का शिक्षा में क्या उपयोग है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, समन्वित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधन जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस की व्यवस्थित करने के लिए बनाया जाता है। यह व्यक्तिगत रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर ड्राइवर का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न घटकों तथा कंप्यूटर रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं जैसे फाइल सिस्टम। क्या होता है फाइल सिस्टम? फाइल बनाना, फाइल को कंप्यूटर मेमोरी में व्यवस्थित करना, उसमें परिवर्तन का लेखा जोखा रखना, रीलोड करना और फाइलों को कॉपी पेस्ट करना। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखो प्रक्रिया क्या होती है। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा अन्य कार्यक्रमों को चलाना तथा उसके अनुरूप हार्डवेयर को व्यवस्थित करना तथा गणनाएं करना, कंप्यूटर को समुचित रूप से चलाना क्या कहलाता है? प्रक्रिया। इनपुट क्या होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में समन्वय स्थापित करता है ये, ठीक है। अब डेस्कटॉप क्या चीज़ होती है? बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्थिर स्क्रीन जो है वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। इसके 4 घटक होते हैं। नंबर 1 आइकन, नंबर 2 टास्क, नंबर 3 बैकग्राउंड और नंबर 4 सक्रिय विंडो। वर्ड प्रोसेसर यानी कि इसको बोलते हैं हम हिंदी में शब्द संसाधन। दैनिक जीवन में कई सारे कार्य जैसे पत्र लिखना, रिज्यूम बनाना, किसी तरह का कोई दस्तावेज है उसको बनाना, रिपोर्ट आदि बनाने में जो समय लगता है वह किसी भी कंप्यूटर आधारित वर्ड प्रोसेसर या आसानी से किया जा सकता है। उसमें वांछित परिवर्तन भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में वर्ड प्रोसेसर दैनिक जीवन के व्यावहारिक और व्यावसायिक कार्यों को भी आसानी से कर देता है। वर्ड प्रोसेसर के लाभ देखिए आप लोग। इसमें फ़ॉन्ट का आकार तथा प्रकार भी बदला जा सकता है। पृष्ठ क्रमांक, शीर्ष लेख, बॉटम लेख को भी शामिल किया जा सकता है। इसकी सहायता से वर्तनी की जांच की जा सकती है, कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो रही है और स्पेलिंग में सुधार किया जा सकता है। फिर पूरे दस्तावेज को स्वचालित रूप में किया जा सकता है। पृष्ठ स्तंभ शैली में स्वरूपित भी किया जा सकता है तथा सारणी को भी बनाया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर सेल मर्ज की सुविधा प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसर में मैक्रोज बनाने की सुविधा भी होती है। प्रिंट क्या होता है? इस मेनू का उपयोग करके संपूर्ण दस्तावेज तथा चुनिंदा पृष्ठों को प्रिंट करके कागज़ पर छाप सकते हैं। इसके निम्न चरण होते हैं। प्रिंट कैसे लेंगे? सबसे पहले हम प्रिंटर का चुनाव करेंगे, एक प्रिंटर लगाएंगे, पृष्ठों की सीमा का अंकन करेंगे, भाई कितने पृष्ठ निकालने हैं। फिर प्रतियों की संख्या तय करेंगे, भाई हम इसकी कितनी फ़ोटोकॉपी निकालनी है। उसके बाद प्रिंट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सब आप लोग जानते हो इसको। तो कंप्यूटर कौन सी इकाई से मिलकर बना होता है? 3 इकाई आपको ध्यान रखनी है। एक तो इनपुट, दूसरी मेमोरी जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं और तीसरा होता है हमारा CPU। ये 3 मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के। भाई शिक्षा में एक्सेल का क्या उपयोग है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग डेटा भंडारण या फिर गणनाओं के लिए किया जाता है। एक्सेल में डाटा भंडारण इकाई एक शेल होती है और ये सारणी के रूप में दिखाई देती है। गणितीय तथा सांख्यिकी कार्यों के करने के लिए इसका विशेष उपयोग होता है। शिक्षक अपनी कक्षा में आंकड़ों के साथ चार्ट को भी दर्शा करके प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। कक्षा में उपस्थित पत्रक का निर्माण तथा उनको गणनाएं कम समय में की जा सकती है। मार्कशीट, मेरिट लिस्ट या परीक्षा परिणाम संबंधित अन्य गणनाएं भी बहुत कम समय में तथा प्रभावी रूप से की जा सकती है। आंकड़ों को कक्षा में सारणी के रूप में प्रदर्शित करके शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर का शिक्षा में क्या योगदान है? वर्ड प्रोसेसर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर बन गया है और यह शिक्षकों तथा छात्रों के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को लिखित दस्तावेजों को तैयार करने में उचित मदद करता है। इसका प्रयोग अध्यापक अपने शिक्षण पाठों को तैयार करने, शिक्षण सामग्री का निर्धारण करने, विद्यार्थियों से कराए गए अभ्यास कार्य, पुनरावृत्ति कार्य, गृह कार्य आदि अच्छी तरह से कर सकता है। अब कंप्यूटर के क्या दोष होते हैं? भाई ये कंप्यूटर जो है इसमें बुद्धि की कमी होती है, सामान्य बोध की कमी होती है, आत्मरक्षा करने में असक्षम है।
अगली जो हमारी यूनिट्स आती है वह हमारी पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट मल्टीमीडिया कंप्यूटर के रखरखाव की यूनिट 4 नंबर की है ये। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए साधारणतः प्रयोग आने वाला हमारे टूल होता है। इसमें भी वर्ड प्रोसेसर की तरह काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर में दस्तावेज बनते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में भी स्लाइड तथा इस स्लाइड में एनिमेशन का प्रयोग भी किया जाता है। इस संपूर्ण प्रदर्शन को वीडियो में भी परिवर्तन कर सकते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग कई अधिकारी, शिक्षाविद, कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारी अपनी बैठक तथा सभा को संबोधित करने और शिक्षा देने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट पैकेज में कार्य करने हेतु विभिन्न टूल बार होती हैं, जिसके विभिन्न विकल्प हमें कार्य करने में सहायता करते हैं। जैसे रिबन होता है, स्टेटस बार होता है, स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। वाईफाई क्या होता है? ये होता है वायरलेस फिडेलिटी। पहली बार नाम सुने, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। रेडियो तरंगों पर आधारित तकनीकी के माध्यम से तारों के बिना नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। वाईफाई का उद्देश्य कि विभिन्न वायरलेस समर्थित युवतियों के बीच संपर्क और उनकी डिजिटल सामग्री का आदान प्रदान और साझा उपयोग सुनिश्चित करता है। इससे उन स्थानों पर भी नेटवर्क सुविधा प्रदान करना संभव हो गया है जहां पर जिस स्थान पर या समय के अभाव में तार बिछाना संभव नहीं है। जैसे पुराने ऐतिहासिक महल, इमारतें, खुले इलाके, उनमें जहाँ पर वायरिंग नहीं की जा सकती वहाँ पर वाईफाई लगाए जाते हैं। ब्लूटूथ क्या होता है देखेंगे आप लोग। ब्लूटूथ तो सब जानते हो। इसका नामकरण 10वीं सदी के डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। ब्लूटूथ का नाम कहाँ पे रखा गया था, किसके नाम पर रखा गया था? डेनमार्क के राजा थे हेराल्ड ब्लूटूथ, उसके नाम पर ब्लूटूथ आया भाई। पावर पॉइंट के मुख्य टैब और उनके उपयोग देखो। फाइल के क्या उपयोग है? पावर पॉइंट प्रस्तुति को खोलने और बंद करने के काम आती है। होम टैब क्या होता है? ये कट, कॉपी, पेस्ट, टेक्स्ट खोजने आदि का काम करता है। डिज़ाइन टैब होता है, ये फॉन्ट को चेंज करने में काम आता है। इंसर्ट टैब क्या काम आएगा? दस्तावेजों में प्रस्तुति संख्या, फुटनोट, हेडर, तस्वीर, फ्रेम आदि बनाने का काम आता है। रिव्यू टैब, इस टैब का उपयोग करके हम अपनी वर्तनी की जांच कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं। स्लाइड शो टैब, इस टैब के बार को हम स्लाइड के रूपों में देख सकते हैं। एनिमेशन टैब, टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट या क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट या चित्र आदि के काम आता है। व्यू टैब, इस टैब के द्वारा हमने कोई चीज़ प्रस्तुत किया उसको कई तरह से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट विश्व का सर्वाधिक प्रजातंत्र है, यानी कि नेटवर्क है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए हम निम्न उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे एक कंप्यूटर आधारित उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल आदि। एक मॉडेम, यह एनालॉग होता है, अर्थात टेलीफोन के सिग्नल को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर के डाटा को एनालॉग सिग्नल के रूप में बदल करके संचार के साधनों से इंटरनेट पर भेजता है। टेलीफोन लाइन के द्वारा भी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर काम आते हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउज़र। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या उपयोग है? विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की जानकारी ले सकते हैं, कोई भी समाचार पत्र तुरंत पढ़ सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म भी चला सकते हैं, देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, पढ़ाई वगैरह, सेमिनार आदि में उपयोगी होता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के लाभ। क्रेता को वस्तु या सेवाओं को चुनने के लिए अनेक विकल्प मिलते हैं। इसमें क्रेता को कम मूल्य पर क्रय के अवसर मिल जाते हैं। व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत और समय की बचत हो जाती है। मार्केटिंग लागत में कमी आती है। विश्वव्यापी बाजार उपलब्ध हो जाता है। छोटे उत्पादकों, व्यापारी जो होते हैं, को बड़े व्यापारियों के साथ होड़ करने से मुक्ति मिल जाती है। ई कॉमर्स के प्रकार, ये 4 प्रकार का होता है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार। ये होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। और चौथा होता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तीसरा है कंप्यूटर हैकिंग। क्या होता है ये कंप्यूटर हैकिंग? क्या है देखो, कंप्यूटर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर के डेटा को चुराना या संशोधन की तकनीकी और तरीके कंप्यूटर हैकिंग कहलाती है। जो यह कार्य करता है उसे हम हैकर कहते हैं। उदाहरण के बारे में बता दूं मैं आपको। एक हैकर किसी कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देता है जो कंप्यूटर के डेटा को कॉपी पेस्ट करके
हैकर के ईमेल पर भेजता रहता है। इस तरह कई सारे पर्सनल डाटा चोरी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपको इस ईमेल का पासवर्ड बदलना है। हम जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं, ईमेल का पेज खुलता है और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड हैकर को मेल पर पहुंच जाता है और उसके बाद हमारे जो मौलिक ईमेल का पेज खुल जाता है। तो हमें लगता है कि हमारा ईमेल का पेज खुला है, लेकिन भाई साहब पूरा मामला चोरी हो जाता है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से बता रहा हूँ मैं आपको, बूट सेक्टर, फाइल वायरस और मैक्रो वायरस। ये वायरस के प्रकार हैं। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं इसको हम। आज के समय में इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण सेवा में से एक है। ईमेल भी हमारी डाक प्रणाली की तरह है, जिसमें हम पत्र लिख करके अपने दूर स्थित किसी रिलेशनशिप वाले व्यक्ति को अपने विचार भेज सकते हैं। ईमेल के घटक होते हैं जैसे इनबॉक्स, जो मेल हमें प्राप्त हुई है उनके भेजे जाने वाले जो नाम, विषय, पाने वाले की दिनांक, कब सूची प्राप्त हुई थी, है ना, उस पर हम क्लिक करके किसी भी मेल को पढ़ सकते हैं। सेंट आइटम क्या होता है? अगर हम किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं मेल के माध्यम से, तो हमने जो भेजी हुई चीज़ है वो हमारी सेंट आइटम यानी आउट बॉक्स में जाकर के संग्रहित हो जाती है, जिसे हम कभी भी वापस देख सकते हैं। नवीन मेल, नई मेल करने के लिए हमें इस विकल्प का सहयोग लेना होगा कि इस विकल्प में हमें जिसको मेल भेजनी है उसका ईमेल और ईमेल का विषय, उसकी विषय वस्तु डालते हैं। सब लोग आप लोग जीमेल आईडी खोल के देख लेना। ड्राफ्ट क्या होता है? इसमें हम किसी भी ईमेल को लिख करके सुरक्षित रख सकते हैं। इस ईमेल को हम भविष्य में कभी भी काम में ले सकते हैं और भेज भी सकते हैं। फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर भी नाम सुना होगा। इनबॉक्स में जो ईमेल हमें प्राप्त हुई है उनको हम अलग अलग फोल्डर बना करके रख सकते हैं। फोल्डर का निर्माण हम ईमेल के विषय के अनुरूप करते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के जरिए व्यापार करना। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, EFT, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए किया गया था। एंटीवायरस क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने कंप्यूटर को संदिग्ध प्रोग्रामों से सुरक्षित करता है। कंप्यूटर मैलिशियम कोड की जांच करता है। मैलिशियम कोड की जांच करता है। अगर वायरस का पता चलता है तो यह वायरस के खतरे को दूर करने का प्रयास भी करता है। अब देखेंगे कंप्यूटर का रखरखाव कैसे करेंगे हम। कंप्यूटर में रखरखाव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का किया जाता है। सॉफ्टवेयर रखरखाव का कार्य अर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम तथा अन्य सॉफ्टवेयर को सही रखने की एक सतत प्रक्रिया है। हार्डवेयर रखरखाव अपने कंप्यूटर को धूल मिट्टी की साफ सफाई, है ना, हाई ट्रायल, पंखे, बिजली की आपूर्ति आदि उपकरणों का रखरखाव जो कि हार्डवेयर घटक कार्यरत नहीं है उनको हम बदल भी सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश क्या है? विश्वकोश एक ऐसी पुस्तक या वेबसाइट को कहते हैं जिसमें हम हर विषय से संबंधित जानकारी मिल जाती है और वर्णक्रम में व्यवस्थित भी होती है। विश्वकोश का अर्थ है कि विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। अतः विश्वकोश वह कृति है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं का समावेश होता है। इसमें वर्णक्रम रूप में व्यवस्थित अन्य विषयों पर संक्षिप्त किंतु तथ्यपूर्ण निबंधों का संकलन रहता है। इस संसार के समस्त सिद्धांतों की पाठ्य सामग्री इसमें मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों की पूरी साथियों 4 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम साथियों हाइप ज़रूर करना। एक बार सभी हाइप करो मिल करके ज़बरदस्त तरीके से, और आप इसको टॉप रैंक में पहुंचा दीजिएगा। और आगे हम फिर सुबह बात करते हैं, इसके MCQ पढ़ेंगे इन नई नोट्सों के आधार पर, और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में लेके आऊँगा एक क्लास, उसको भी आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को जितने भी विद्यार्थी देखते हैं, आज हमारा ये अंतिम पेपर है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और उसके बाद हम आपको रीट पात्रता की क्लासें भी लगाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।